Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन्ड ऑफिसर की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के अहम तरीन सवालात पर नज़र डालेंगे और उनको एक्सप्लेन से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सब कन्फ्यूजन्स जड़ से ख़त्म हो सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1, द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इलस्ट्रेटेड बाय इट्स डैश। अच्छा, हमें बताना है कि वेव नेचर जो होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, कैसे पता चलाते हैं कि इसकी वेव जो नेचर है, वेव नेचर है वो क्या है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो वो नंबर ए पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी कॉम्पटन्स इफेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बेसिकली थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि क्या होती है। जल्दी से मैं बोर्ड में चलता हूँ और आपको डिटेल में डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम जल्दी से देख लेते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन को समझने के लिए मैं एक पिक्चर जल्दी से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ये मैंने पिक्चर ऐड करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक लाइट सोर्स है जिसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये लाइट लगी हुई है, स्टार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बल्ब बना हुआ है ना। ये एक बल्ब है हमारे पास इधर, ये रहा बल्ब। ठीक है, तो अब ये बल्ब में से जो है ना रेड लाइट ट्रेवल कर रही है, रेड लाइट। अब जब यहाँ पर रेड लाइट एक ट्रेवल कर रही है तो रेड लाइट जो है एक स्लिट रखी हुई है हमने, एक स्लिट में से ट्रेवल कर रही है तो सीधी चली जाएगी। सीधी, ये स्लिट यानी कि ऐसा मटेरियल रखा हुआ है, ऐसी प्लेट रखी हुई है जिसके बीच में से एक सुराख है, तो ये सीधी चली जाएगी। ठीक है, और जाकर ये किसी भी सरफेस पर टकरा जाएगी और ये लाइट देगी। ठीक है, अब जब हम डबल स्लिट्स यूज कर रहे हैं यानी कि दो सुराख हुए हुए इस प्लेट के अंदर, तो ये एक इंटरफेरेंस, एक ऐसा जब लाइट आप ट्रेवल कराएंगे ना इन दोनों सुराखों में से, तो ये एक ऐसा फिनोमिना बनाएगी, ऐसी क्रिएशन बनाएगी कि ये जो लाइट है ना पूरी फैल जाएगी। मतलब जिस जगह पर पहले लाइट नहीं जा पा रही थी ना, तो ये उस जगह पर भी चली जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी डिफ्रैक्शन हो रही है, यानी कि लाइट फैल रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन होती है। हमारे पास इधर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है और जब उसको स्लिट्स में से गुजारा जा रहा है तो वो एक बिल्कुल फैल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न पूरा बना हुआ है किस तरीके से फैल रहा है ना, तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स फोर्स इज डैश। अच्छा, हमें एक्सप्रेशन बतानी है, यानी कि इक्वेशन बतानी है किसकी, कूलम्स फोर्स की। इन चार ऑप्शन में से करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगी, करेक्ट इक्वेशन क्या होगी कूलम्स फोर्स के लिए। तो चार ऑप्शन है, चारों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर। बी जो है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। सी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। और डी पर जो है एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डी। अच्छा, डी और आर बेसिकली एक ही चीज़ है, बस कंफ्यूज करने के लिए कहीं डी लगा दिए कहीं आर। बेसिकली डिस्टेंस को शो कर रहा होता है या रेडियस को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके जल्दी से इसको समझते हैं पहले, उसके बाद इसका जवाब बताएंगे आपको। इसको जल्दी से बोर्ड में जाके मैं आपको कूलम्स फोर्स समझाता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर हम कूलम्स फोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो कूलम्स फोर्स पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर एक कूलम्स की पिक्चर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ये देखिए, यहाँ पर ही मैंने एक पिक्चर ऐड करी है। अब इसके अंदर हम समझेंगे कूलम्स फोर्स क्या होती है। बेसिकली कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ दोनों कह सकते हैं हम, कुछ भी होता है, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। कूलम्स लॉ बेसिकली हमारे पास होता है किसी भी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है ना, उस वो कितनी होती है वो पता करता है कूलम्स लॉ।
नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है, दोबारा समझाता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बना हुआ है, ये लेफ्ट साइड में प्लस का चार्ज बना हुआ है, और फिर इधर पिक्चर में ही देखें, आपको एक और प्लस का साइन मिल रहा है ना। अब जब दो प्लस होते हैं ना, तो वो आपस में अट्रैक्ट यानी कि वो करीब नहीं आते, वो हमेशा दूर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिमोट्स देखे होंगे ना, रिमोट जो एलईडी वगैरह ऑन करने के लिए रिमोट यूज होते हैं, या कोई और से भी रिमोट, उनके अंदर जब हम सेल डालते हैं ना, तो सेल की एक साइड प्लस होती है, एक साइड माइनस होती है ना। और जो रिमोट होता है ना, रिमोट के अंदर भी एक साइड प्लस होती है और एक साइड माइनस होती है। अब जो सेल की माइनस वाली साइड है वो रिमोट की प्लस वाली साइड से हम लगाते हैं, और जो सेल की प्लस वाली साइड है वो रिमोट की माइनस वाली साइड से हम लगाते हैं। यानी कि हम प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाते हैं ताकि उनमें करंट आ सके, उनमें चार्ज आ सके, क्योंकि जब वो अट्रैक्ट होंगे, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होगा, तभी वो अट्रैक्ट होंगे ना, तभी उनको सारी चीजें जो है वो करंट अपने अंदर ले पाएंगे, चार्ज ले पाएंगे और पावर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से प्लस माइनस की कॉम्बिनेशन की वजह से अट्रैक्ट होती है। और जो प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन होता है या माइनस माइनस का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दूर भागती है। ये एरो भी डले हुए साइड्स पर देख सकते हैं आप। यानी कि बात क्या तय हुई कि जो प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन होता है वो रिपेल करता है, रिपेल का मतलब होता है दूर जाना, और जो प्लस माइनस का या माइनस प्लस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो करीब लाता है, अट्रैक्ट करता है एक चीज को। ठीक है, तो अब जो कूलम्स लॉ है ना, अब ये जो फोर्स यानी कि प्लस प्लस में जो फोर्स दूर जा रही है ना, मैंने बताया ना रिपेल कर रहे हैं, अब ये फोर्स जो है वो दूर जा रही है, जो इसमें ताकत लग रही है वो इनको दूर करने के लिए ताकत लग रही है। अब वो ताकत कितनी ताकत लग रही है, कितनी ताकत ताकत तो लग रही है, अब ये भी तो पता करना है फोर्स कितनी फोर्स लग रही है। तो जो फोर्स कितनी लग रही है ये पता करने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और एक और बार समझा देता हूँ, प्लस माइनस यानी कि अट्रैक्ट हो रही है, करीब ला रहे हैं एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे को जितनी कितनी ताकत से करीब लाया जा रहा है, वो फोर्स पता करने के लिए कूलम्स लॉ यूज होता है। यहाँ पर डेफिनेशन भी हमारे पास लिखी गई है कि it calculate the force of attraction or repulsion between two charges। यानी कि ये कैलकुलेट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, यानी कि करीब आने की फोर्स या दूर जाने की फोर्स को जो है ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, पता करता है कि कितनी है। अब उसके बाद मैं एक और आपको पिक्चर ऐड करके बताऊंगा, ये मैं छोटी कर देता हूँ ताकि एक और पिक्चर यहाँ पर आ सके। देखें, ये एक मैंने नई पिक्चर ऐड करी है यहाँ पर। अब ये नई पिक्चर में हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे ना, इक्वेशन, हमारे पास बेसिकली इक्वेशन का ही सवाल था। तो इन लोगों ने क्या बताया कि ये जो पहला चार्ज है प्लस वाला, इसको हमने Q1 बोल दिया, और जो दूसरा चार्ज है इसको हमने क्या बोल दिया, Q2। ठीक है, एक चार्ज को हमने क्या बोल दिया, Q1, एक चार्ज को हमने क्या बोल दिया, Q2। अब जो Q1 है और Q2 है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा जो चार्ज है वो भी बढ़ जाएगी, उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। अगर फोर्स हमारी ताकत कम होगी तो इनकी जो सेल जो प्लस की ताकत है वो भी कम हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी बोलिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 के, ये आप इक्वेशन में देख भी सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास नीचे आर स्क्वेयर, आर क्या चीज है, अब आर जो प्लस और दूसरे प्लस के दरमियान, या प्लस अगर माइनस होगा कहीं पर तो प्लस माइनस का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो प्लस माइनस के दरमियान का फासला, डिस्टेंस, डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब जो Q1 Q2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एफ का जो रिलेशन आर के साथ है यानी डिस्टेंस फासले के साथ है वो इनवर्स रिलेशन है। तो Q1 Q2 का रिलेशन डायरेक्ट है और आर का रिलेशन इनवर्स है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो हमें आंसर यहाँ से अपना पता चल गया कि क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो फिजिक्स का रूल है, बच्चे बच्चे को पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट लगता है। अब यहाँ पर हमने एक के कांस्टेंट ले लिया, आप देख सकते हैं
ये के हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जब के कांस्टेंट आ गया हमारे पास, तो के की कुछ वैल्यू भी होगी। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलून नॉट, ठीक है। ये 1/4 देख रहे, के इज इक्वल टू 1/4 लिखा है, और ये जो पाई बना हुआ है ये इसका साइन होता है, पाई का, पी आई पाई, ये एक साइन होता है। और फिर ये जो ई और बीच में जो है ये जीरो लगा हुआ है ना, ये जीरो नहीं बोलते, इसको नॉट बोलते हैं, इसको नॉट बोलते हैं। और ये जो ई की तरह की जो शेप बनी है, इसको एप्सिलून बोलते हैं, एप्सिलून नॉट। तो हमारे पास ड्राइव होगी इक्वेशन, यही हमारा आंसर है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लंबे लंबे लेक्चर देने नहीं बैठा, तो आप लोग को अगर डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा इस चक्कर में। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू डैश। वोल्ट को अगर हम सेकेंड से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें एम्पियर से, तो वो क्या चीज़ बनती है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी कूलम, ऑप्शन नंबर सी वेबर और ऑप्शन नंबर डी हेनरी। तो इसे समझने के लिए हम जल्दी से अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे से पूछा गया है वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू डैश। अच्छा, वोल्ट मल्टीप्लाई सेकेंड अपॉन एम्पियर, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हेनरी, हेनरी बोलते हैं। आंसर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, हेनरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हेनरी यूनिट है। हेनरी किस चीज का यूनिट है, इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस क्या होती है, इंडक्टर क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। अब इंडक्टर ऐसी चीज होती है जो कि कोई भी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे मैंने कई बार एयरमैन या नेवी वाली क्लासेस में मैंने रेजिस्टर रेजिस्टेंस बताई है। अब रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होती है वो रेजिस्टर जो होता है वो किसी भी एनर्जी को कोई भी करंट फ्लो करते हुए करंट को जो है उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। अब जो इंडक्टर है ना, वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड एनर्जी में चेंज कर देता है, किसको, एनर्जी को, करंट की एनर्जी को। तो इंडक्टर का काम क्या होता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन किस तरह से स्टोर करता है, मैग्नीट्यूड एनर्जी में, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी में वो अपने अंदर क्या कर लेता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है। क्या चीज, इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर क्या, सिर्फ आपको इतना समझना है कि इंडक्टर अपने अंदर करंट से लेने वाली एनर्जी को स्टोर कर लेता है। किसी भी कोई भी करंट होगा, फ्लो कर रहा होगा, उसके अंदर से एनर्जी लेगा और ये अपने अंदर स्टोर कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी की टंकी में पानी को स्टोर करते हैं, इसी तरह इंडक्टर करंट से ली हुई एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। हेनरी को हम कैसे लिख सकते हैं, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अपॉन एम्पियर। हेनरी किसके बराबर होता है, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अपॉन एम्पियर। एम्पियर जो होता है करंट का यूनिट होता है, ठीक है। और वोल्ट जो होता है वोल्टेज का यूनिट होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डैश। अच्छा, हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम चेंज करेंगे रेट डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट यानी फासले की हेल्प से, डिस्टेंस की हेल्प से, जो फासला होता है उसकी हेल्प से, उसकी रिस्पेक्ट से, तो क्या बनेगा वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास V के बराबर होता है, यानी कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिकली वोल्टेज बोलते हैं। अगर हम उसको डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करते हैं तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। चार ऑप्शन दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सी पर पोटेंशियल ग्रेडियंट और डी पर है कैपेसिटेंस। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में आपको वाइट बोर्ड में जाके और अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें।
इसको हम मैं यहाँ पर जो है डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर आ गई, ठीक है। अब इस वायर के अंदर हमारे पास करंट जा रहा है, करंट यानी कि करंट की जगह अगर हम पोटेंशियल बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पोटेंशियल जा रहा है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो एक जगह इसका पोटेंशियल जो है वो हाई होगा, हाई को मैं एच से शो कर रहा हूँ, और दूसरी जगह इसका जो पोटेंशियल है वो लो होगा, ठीक है। एल लो को मैं एल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक जगह पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज ज्यादा होंगे और दूसरी जगह जब करंट फ्लो कर रहा होगा इस तार में तो पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज कम होंगे। अब इसी दौरान जो है हमारे पास क्या होगा कि जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो रेजिस्टेंस आएगी। अभी मैंने रेजिस्टेंस के बारे में समझाया ना, रेजिस्टेंस जो है करंट को थोड़ा सा वो कर लेती है, करंट अपने अंदर थोड़ा सा ले लेती है, उसको करंट को फ्लो करने में थोड़ी सी दिक्कत देती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि जब पोटेंशियल करंट जो है एक जगह पर वोल्टेज हाई होंगे जब करंट फ्लो कर रहा होगा वायर में, और दूसरी जगह पर क्या होगा वोल्टेज लो होंगे, और बीच में जहां जहां पर रेजिस्टेंस आता जा रहा होगा ना वहां पे करंट कम होगा। जहां जहां पर रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है करंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, वो अपने अंदर थोड़ा सा करंट ले लेता है, करंट को गुजरने में थोड़ा सा फ्लो कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है रेजिस्टेंस, तो ना करंट वहां पर कम हो जाता है थोड़ा सा जब भी रेजिस्टेंस आती है। अब जब करंट कम हो रहा है तो क्या मतलब क्या कम हो रहा है, पोटेंशियल भी कम हो रहा है, यानी कि वोल्टेज कम हो रहा है। जब वोल्टेज गिर रहा है तो हमारे यहाँ से नीचे आ जाएगा पोटेंशियल का जो हाई से क्या आ जाएगा लो पर आ जाएगा हमारे पास जो पोटेंशियल है, और जब पोटेंशियल लो होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस के साथ फासले के साथ लो होगा ना, पहले शुरू में हाई था फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फासला तय करता जाएगा करंट, पोटेंशियल फासला तय करता जाएगा फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके लो होगा। तो ये जब डिस्प्लेसमेंट के साथ जब पोटेंशियल कम होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इधर मैं लिख रहा हूं। तो क्या बात समझ आई, जब हम एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, वोल्टेज हाई होते हैं और फिर एक जगह वायर में वोल्टेज लो होते हैं, जब करंट फ्लो करता है बीच में रेजिस्टेंस आती है। अब रेजिस्टेंस जो है करंट को कम कर देती है थोड़ा सा, करंट जब भी रेजिस्टेंस आती है करंट थोड़ा कम होता रहता है। अब करंट कम होने का मतलब है पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज भी हमारा कम हो रहा है। जब वोल्टेज हमारा कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कम हो रहा है, तो उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव्स डिपेंड अपॉन डैश। अच्छा, जो नंबर ऑफ लूप्स हैं स्टेशनरी वेव्स में, अब स्टेशनरी वेव्स भी एक वेव की टाइप होती है, इसके अंदर लूप्स होते हैं ना, स्टेशनरी वेव्स हमेशा लूप्स में होती है, तो इसके जो लूप्स होते हैं वो कितने होंगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव। तो इसको डिटेल में हम समझते हैं ज़रा अपने वाइट बोर्ड में चल के। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास वेव्स आपको पता है नॉर्मली वेव्स क्या होती हैं, ये कोई भी चीज़ जो है इस तरह की फॉर्म में जब ट्रेवल करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेव्स। आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने वेव्स नहीं, हमें पूछा गया स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। अब वेव्स तो आपको बता दिया मैंने कि ये चीज़ होती है, ठीक है। अब स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं वो हमें समझना है ना। तो स्टेशनरी वेव्स कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, स्टेशनरी वेव्स सिंपल ही होती है हमारे पास। जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये वेव इसके अंदर से इस लाइन के पास से ना वेव गुजर के जा रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टेशनरी वेव्स अगर बनाना है ना तो हम इस दो वेव्स बना देंगे। ये सिंगल वेव जा रही है हमारे पास, स्टेशनरी वेव्स का होता है मतलब होता है डबल वेव्स। डबल वेव्स कैसे होंगी वो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डबल वेव्स, ठीक है। अब ये क्या हो गई, ये स्टेशनरी वेव्स हो गई। अब इसके अंदर लूप्स बन रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं ये लूप बन रहा है, ये एक
हमारे पास ये एक लूप बन गया, फिर ये दूसरा लूप बन गया, ये तीसरा लूप बन गया, चौथा लूप बन गया, पांचवा लूप बन गया और ये छठा लूप बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारे लूप्स बन रहे हैं ना। अब ये जो लूप है ना, ये समझ आ गई। स्टेशनरी वेव फिर से मैं बताता हूँ, स्टेशनरी वेव्स किसी भी दो वेव्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे से आ रही है, तो ये दूसरी वेव जो है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उनको हम स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। अब वेव्स के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये जितनी भी लूप्स है ना, हमारे पास कितने लूप्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 लूप्स बन रहे हैं। अब ये 6 लूप्स कितनी देर में ट्रेवल करेंगे आप बता सकते हैं? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ये कितने 6 लूप्स ट्रेवल करेंगे। 1 सेकंड ये 6 लूप। अब ये 1 सेकंड में जब जितने भी लूप्स होते हैं ना, कोई भी वेव है उसके अंदर जितनी भी लूप्स हैं, भले 1000 लूप्स हैं, वो सब किस में ट्रेवल करते हैं? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब ये जितने भी लूप्स 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जब 1 सेकंड में ट्रेवल करते हैं तो वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो लूप्स है ना, वो किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पर। तो यही चीज बस इसमें पूछी गई थी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आंसर देख लेते हैं, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर शामिल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।